इज वेरी गुड, लेकिन इट वुड बी इवन बेटर कि अगर आप सारे बाकी लोग भी, आई एम श्योर 2-3 बच्चियां और भी बोल रही होती है, 1 या 2 मेल मेंबर्स ने भी 1-2 दफा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन मुझे नाम नहीं याद क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी नहीं है कि जो उनकी है। बच्चियों के नाम भी मुझे अभी सच्ची बात है याद नहीं है, लेकिन किया है, क्योंकि शी इज द वन हु इज ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग। तो आज वो नहीं बोलेंगी। आप बाकी लोग जो हैं बताएंगे हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, और फिर हम आगे चलेंगे और आज इंशाल्लाह इस लेक्चर को खत्म करेंगे। जी मैम। जी बेटे, अच्छा नाम बोल दो बेटे साथ, ताकि मेरे को याद हो जाए कि ये बच्चा भी बोला था पिछली क्लास में। सदफ जावेद। जी बेटे सदफ बोल। मैम हमने टाइटल के बारे में पढ़ा था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टाइटल के, जो हमारा रिसर्च टाइटल होता है। वेरी गुड। उसमें हमने स्टडी पॉपुलेशन को मेंशन करना होता है, स्टडी सेटिंग और स्टडी डिजाइन, ये आपने 3 प्रीरिक्विजिट्स इसके बताए थे। और इसके अलावा हमने जो है ना पर्पस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है या जो हमारा मेजर जो एक रोड मैप होता है ना हमारी रिसर्च के लिए, तो वो हमारा पर्पस स्टेटमेंट होता है। उसमें फिर हमने डिफरेंट स्टडी डिजाइन्स के साथ उसको नहीं, बस आपने काफी बता दिया सदफ बेटे, ब्रेक लगाएं, बाकियों को भी बोलना है, सिर्फ आपने नहीं बोलना। थैंक यू जी। एनीवन एल्स? एनीवन? मैम जी बेटे, नाम बोलेंगे बेटे साथ पहले। मैम अनाइजा। सॉरी? अनाइजा। हाँ जी अनाइजा, बोले बेटे, बताएं। मैम आपने जो पर्पस स्टेटमेंट बताई थी उसमें आपने 5 स्टडी डिजाइन्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल्स बताए थे कि हम अगर कोई, सॉरी आपको काट रही हूँ, सारे के सारे आपने एग्जांपल्स नहीं बताने, 2 स्टडी डिजाइन्स के आप बताएंगे और देन यू स्टॉप, ताकि बाकी लोग भी फिर इसमें पार्टिसिपेट करें। जी बेटे बोलो। मैम सबसे पहले जो आपने स्टडी डिजाइन बताया था वो फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी था। जो फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी है उसमें हम लिव्ड एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, और यस मैम, और उसकी जो एग्जांपल आपने दी थी वो मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के बेसिस पे दी थी कि मदर्स के उनके क्या रिस्पॉन्सेज हैं, तो वो एग्जांपल भी मैम एग्जांपल भी बताऊं जो आपने प्रॉपर। जी बोले, बिल्कुल बोले मैम। आपने बताया था the purpose of this phenomenological study will be to understand and describe the lived experiences of mothers having mentally challenged children at rehabilitation institutes of Rawalpindi and Islamabad। मतलब हमने इसमें स्टडी पॉपुलेशन को भी मेंशन किया है, अपना स्टडी डिजाइन जो कि हमारा फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी है, और हमने उसमें अपनी स्टडी सेटिंग भी बताई और सिटी भी बताया कि हम कौन सी सिटी में उसको। कुछ शाबाश, वेरी गुड, ठीक हो गया। उसके बाद और एक स्टडी डिजाइन और बताएं कोई और, जैसे अब आपने और किसी की पर्पस स्टेटमेंट की बात की थी, किसी और स्टडी डिजाइन। मैम मैं बताऊं? इकरा जी इकरा बेटे आप बोले। थैंक यू नाइजा बेटे। जी इकरा बोले अब बेटे। मैम इसके बाद आपने नैरेटिव स्टडी बताई थी जो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। शाबाश। जब आप अपने रिस्पोंडेंट को लॉन्ग टाइम से जो है फॉलो कर रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं, उसके बाद ठीक है इसमें हम यूज करते हैं या एक्सप्लोर या डिस्क्राइब यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि और उसमें क्यों हम एक्सप्लोर और डिस्क्राइब का लफ्ज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये अभी आपने कहा है, अभी इससे पहले आपने कहा है, दोबारा बोल दें। लॉन्ग ड्यूरेशन से फॉलो कर रहे हो या एक्सपीरियंसेस पास्ट से। एक चीज बेटे जहन में रखें, फॉलो हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं कर रहे, हम डेटा कलेक्ट उसका लॉन्गर ड्यूरेशन का कर रहे हैं। फॉलो तो हम उसको एट वन पॉइंट इन टाइम कर रहे हैं। हम देखो बेटे ये कोहॉर्ट स्टडी नहीं है, ठीक है, और ये एथनोग्राफी भी नहीं है। This is not an ethnographic study for a longer duration. That's a narrative study जो आप वन सिटिंग के अंदर डेटा उसका लॉन्ग ड्यूरेशन का ले रहे हैं, जो आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव पढ़ा था, जो उसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके और एडोलेसेंट और अडल्टहुड और उसका एज होने तक, जो उसका सारी जो लाइफ की उसकी स्टेजेस हैं, उसको सबको लेके आप उसका डेटा एट वन पॉइंट इन टाइम आप ले रहे हैं, ठीक है। सो लॉन्गर ड्यूरेशन का क्योंकि आप डेटा ले रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जाहिर आप उससे डेटा
इन डेप्थ आप उसे ले रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लोर करें और फिर उस डेटा को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपने ये वर्ब्स यहाँ पर इस्तेमाल किए। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट बेटे। जी इकरा यहाँ आप रुकेंगे बेटे, थैंक यू जी। एनीवन एल्स? ओके मैम। मैम उसके बाद एथनोग्राफी का था, उसकी एग्जांपल आपने बताई थी। रिदा फारूक। आप रिदा जी, रिदा बेटे जी बताएं एथनोग्राफी। मैम अच्छा एक एथनोग्राफी, सॉरी बेटे, एक सेकंड रुकोगे बेटे। अच्छा हमारी क्लास में सिर्फ लड़कियां तो नहीं है ना, हमारी क्लास में कुछ मेल मेंबर्स भी हैं, तो आपको बिल्कुल मना नहीं है क्लास में पार्टिसिपेट करना। एंड आई वुड रियली लाइक यू टू कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट। मैं अभी आप सबके आने से पहले एक दो स्टूडेंट से ये शेयर करी थी कि अनटिल एंड अनलेस आप बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कहाँ तक आया है। आप बिलीव यू मी, दिस इज ऑल फॉर योर गुड। अगर आप बोलेंगे तो आपकी बेहतरी है, अगर नहीं बोलेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। बहुत थोड़े दिनों के अंदर आपका एक एग्जाम आने वाला है, बहुत ही थोड़े दिनों के अंदर। तो उधर आपको रिटन एग्जाम देना है और वो आपका पार्ट ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन है। तो जब तक आप यहाँ से अपनी ये एम्बिग्विटीज और ये क्वेरीज क्लियर नहीं करेंगे और विद दिस कंफ्यूज माइंड उसको एडअप करते जाएंगे अपने नॉलेज को, जब आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। वहां आपको व्हाट इज या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या एन्यूमरेट तो नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, यही जो हम बात करते हैं। तो मुझे तो नहीं पता बिकॉज यू डू नॉट पार्टिसिपेट, आप बोलते ही नहीं है आप लोग क्लास के अंदर। आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका कहाँ कोई कंफ्यूजन है, कहाँ क्लैरिटी है, कहाँ एम्बिग्विटी है, कोई क्वेरी है, कोई चीज नहीं समझ आई, कहाँ आपको कुछ ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत है। मुझे क्या पता कि आपको किधर हेल्प की जरूरत है। तो प्लीज मेक इट अ हैबिट। आप लोग क्लास में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? या मैं ये एज्यूम करूं, या आप ये चाहते हैं, या मैं ये एज्यूम करूं कि आप लॉग इन करके यू जस्ट लीव द रूम एंड डू वॉट एवर यू आर डूइंग, या मैं ये एज्यूम करूं कि आप, या मैं फिर ये करूं कि मैं आप लोगों की अगली क्लास से या आज की क्लास से आप सबके कैमराज ऑन करवा दूं। आप मुझे बता दें कि क्या ऑप्शन आप चाहते हैं। एंड ये भी याद रखिएगा कि दिस वुड बी फॉर योर गुड। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं मैं आप सबके कैमराज ऑन करवा दूं? क्योंकि फायदा तभी होगा कि मुझे आप नजर आएंगे कि यू आर देयर एंड यू आर लिसनिंग टू मी, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी दैट यू जस्ट लॉग इन एंड यू जस्ट लीव द क्लास, एंड जब खत्म होने वाली होती है यू कम बैक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। तो किसका नुकसान हो रहा है बेटे? मेरा तो नुकसान नहीं है, पेपर मैंने तो नहीं देना, ये पेपर तो आपने देना है। और 200 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं पहले दिन से आपको कह रही थी कि इन दो सब्जेक्ट्स को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा बहुत सारे बच्चों की तरफ से। एंड यू मतलब आई रियली डोंट नो व्हाट एल्स एंड व्हाट अदर स्ट्रेटजी कैन आई अदर देन दिस कि मैं आपके कैमरास ऑन करवा दूं, एंड आई हैव ऑल द राइट टू एंड अथॉरिटी, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। So please don't force me to do something which I do not want to, जो कि ultimately is for your good, which मुझे क्या फायदा होगा? ये मैं जो अगर रोक के क्लास और बार बार एक बात कर रही हूँ तो मुझे इस चीज का, मैं तो बड़े आराम से लेक्चर दूं, खत्म करूं, that's it, good for me, nobody is asking me questions, I'm just relax, 1 घंटे में क्लास खत्म करूं and that's it। मैं क्यों बार बार आपको कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे अगर आप में से कोई बच्चा पास नहीं करता तो it is not your evaluation, it is my evaluation that I was unable to communicate। ये मैं आपको सब्जेक्ट अपना पास ऑन नहीं कर सकी आपको अंडरस्टैंडिंग, बट आप लोग की तरफ से भी तो इनपुट चाहिए ना, ये वन साइडेड तो कभी भी नहीं होता। जी एनीवन? मैम एथनोग्राफी। जी बेटे एथनोग्राफी। जी रिदा बेटे, आप रिदा बोल रहे हैं? जी मैम रिदा बोलो। मैम एथनोग्राफी में वी टेक ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटे। तो इसकी एग्जांपल मैम आपने ऐसे बताई थी, हम इसको इस तरह से इसका पर्पस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। The purpose of this study is to explore and understand the anxiety among। रिदा बेटे एक सेकंड। The purpose of this study ना कहो ना फिर, जब आपने ऊपर कहा है कि मैं एथनोग्राफी ले रही हूँ तो आप कहो the purpose of this ethnographic study। Yes ना? तो आप स्टडी डिजाइन का नाम ले लो ना बेटे,
ठीक है, तो द पर्पस ठीक है मैम। स्टडी इज टू, आप बोलो। The purpose of this ethnographic study is to explore and understand the anxiety among mothers of mentally challenged children in rehabilitation centers in Rawalpindi, Islamabad. ठीक है, आप एंजाइटी लिख लें, इसमें डिप्रेशन लिख लें, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने आपको बताया था, हम परसेप्शन इसको यहाँ पर जो मैंने आपसे उस दिन भी एक बात की थी कि परसेप्शंस का लफ्ज और पर्सपेक्टिव्स का लफ्ज जो है ना, ये एक्सपीरियंसेस का लफ्ज, ये टिपिकल वर्ड्स है क्वालिटेटिव के। परसेप्शंस, पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस, ये जो है ना, ये आप चैलेंजेस, ये लफ्ज जो है ये टिपिकल क्वालिटेटिव के वर्ड्स हैं। और ये आप अपने इस तरह की जो रिसर्चेज हैं आपकी, चाहे वो आपका टाइटल है, चाहे वो आपका पर्पस स्टेटमेंट है, चाहे वो आप उसका रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे आप उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, और हर एक के अंदर आप ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, जो वर्ब्स हैं, ये आप ये वहां पर लगा सकते हैं, ये वर्ड्स आप लगा सकते हो। ठीक है, सो ठीक हो गया, ये एथनोग्राफी की एक एग्जांपल। सो हमने फिनोमेनोलॉजी की बात की, वी टॉक्ड अबाउट नैरेटिव, हमने एथनोग्राफी की भी बात कर ली है जी। एनीवन एल्स? इस आज की क्लास के बाद ना, यू पीपल आर गोइंग टू हैव एन असाइनमेंट, और दैट विल बी पार्ट ऑफ योर इंटरनल एवेल्युएशन। और उसके ऊपर मैं आपकी जो CR है उनको कम्युनिकेट कर दूंगी, भेज दूंगी। एंड आप जस्ट माइंड यू के योर बिहेवियर, आई एम सॉरी, एंड यू फोर्सिंग मी टू बी अ पर्सन विच आई एम नॉट, विच आई हैव नॉट बीन। आपने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से देखा है, मतलब ऑफ कोर्स ऑनलाइन, तो you are forcing me to behave in a manner in which I do not really want to, and I'm not the type. लेकिन आप लोग बात नहीं सुन रहे, तो let me show you another side of my personality then. आपको फिर असाइनमेंट भी मिलेगी जो कि पार्ट ऑफ इंटरनल एवेल्युएशन भी होगी, एंड लेट्स सी कि फिर आपकी जब मिड टर्म और एग्जाम होता है तो फिर उसके बाद कैसे उसको फिर आगे कैसे, एंड लेट्स सी कि आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन है उसकी भी इंटरनल एवेल्युएशन के अंदर हम कुछ वेटेज रख लेते हैं, बिकॉज इट डजंट मैटर कि इफ यू पीपल आर नॉट कमिंग फिजिकली टू द डिपार्टमेंट, यू आर अटेंडिंग बाय ऑल मीन्स, यू आर अटेंडिंग द क्लास फिजिकली देयर, एंड आप अपने घर पे हैं, अपने ऑफिस में जहाँ भी हैं, यू आर अटेंडिंग द क्लास बट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेशन है या नहीं, उसकी वेटेज हम काउंट करेंगे। ठीक है जी। एनीवन, बच्चियों में से कोई? मरियम आप बेटे बोलो। हमने फिनोमेनोलॉजी की बात कर ली, हमने नैरेटिव की बात कर ली, वी टॉक्ड अबाउट एथनोग्राफी, व्हाट इज लेफ्ट? मैम वी हैव लेफ्ट विद केस स्टडी। जी, केस स्टडी जी, स्टडी जो अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस और हैपनिंग होती हैं मैम, उसके लिए भी यूज दिस। और मैम उसमें हम लिखेंगे कि द पर्पस ऑफ दिस केस स्टडी में हम कहेंगे जो वर्ब्स हमने यूज करने वो है मैम अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब। हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ मैं आपको रोकूंगी कि देखिए अंडरस्टैंड का लफ्ज तो आप हर जगह पे, क्योंकि जब आप एक ऐसा रिस्पोंडेंट जो कि for to whom you are an outsider, so you're trying to understand his perspective, what are his perceptions, तो आप हर एक के अंदर there is no harm कि चाहे वो phenomenology है, चाहे वो narrative है, चाहे वो ethnography है, चाहे वो case study है, तो आप उसमें understand का verb जो है वो जरूर पहले लगा लें, चाहे बाद में आप उसके explain लगाते हैं, explore लगाते हैं, describe लगाते हैं, जो भी आप लेकिन पहले first of all you understand his or her perspective and then you try to explore or describe or explain. तो understand इधर भी आ जाएगा कि पहले you try, the purpose of this case study is to understand and बोलें आगे बेटे। मैं understand and describe, और मैम हम इसमें challenges कर देते हैं young girls सवाल। मैम इसमें हम ये जो मलाई वो जिनका मलाला है, मलाला, क्योंकि हम इनको आराम से challenges कर सकते हैं मैम, जो हमारा कोर फिनोमेना है, वो जो चैलेंजेस यंग गर्ल्स फेस। यस, हम रिमोट एरिया कर दें। आप नाम लेना चाहते हैं, नाम आइडियली हम वैसे नाम नहीं लेते, लेकिन लोग
जब ये लिखते हैं केस स्टडी तो उसके अंदर लोग लिख देते हैं। नैरेटिव में भी इसको लिया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपसे उस दिन शेयर किया था कि एक ही टॉपिक को आप 5 स्टडी डिजाइन के साथ भी लोगों ने उसकी लाइफ के ऊपर, मुनीबा मजारी की लाइफ के ऊपर, मलाला यूसुफजई की लाइफ के ऊपर नैरेटिव रिसर्च की है। तो वो उसको नैरेटिव में भी लिया है, लेकिन इस केस स्टडी है क्योंकि अनयूजुअल केस है कि वो कहाँ से आई, क्या बैकग्राउंड था, व्हाट हैपेंड विद हर एंड नाउ लुक वेयर शी इज राइट नाउ एंड व्हाट वंडर्स शी इज डूइंग। तो वो एक अनयूजुअल केस है, अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक इंडिविजुअल की स्टोरी है, तो उसको आप एज अ केस स्टडी ले रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक अकरेंस और हैपनिंग है या एक इंडिविजुअल है। इसी तरह आप इवेंट को भी, जैसे हमने उस दिन शेयर किया था कि कोई शूटिंग या एक्सप्लोर है और डिस्क्राइब आप यूज कर सकते हैं, किलिंग और शूटिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ एपीएस का पेशावर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे वो आप यूज कर सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि आप जो है वो बाकी जो सेटिंग है वो जिधर भी है आपकी, चाहे वो फिर जिधर आप किसी रिहैब में कर रहे हैं, किसी स्कूल में कर रहे हैं, किसी कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, किसी यही जो जैसे मस्जिद की बात हम कर रहे हैं या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आप बात करते हैं या आप किसी जिस जगह की, तो वो आपने वही जैसे अभी आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि सेटिंग तीनों चीजें बताई थी कि स्टडी पॉपुलेशन भी होगी, स्टडी सेटिंग भी होगी और डिजाइन भी होगा, या आपके टाइटल में भी होगा या आपकी पर्पस स्टेटमेंट में भी होगा, और आगे भी हम ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करेंगे तो उधर भी आप देखेंगे कि वहां पर भी इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। जी बेटे। मैम लास्ट इज ग्राउंडेड थ्योरी, और मैम ग्राउंडेड थ्योरीज में हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, टू डेवलप, टू जनरेट। और क्यों बेटे मरियम हम क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? खास तौर पे ये प्रोसेसेस हैं और ये डेवलप हम करते हैं मैम, टू डेवलप एंड टू जनरेट। क्योंकि और मैंने आपसे क्या शेयर किया था लास्ट टाइम कि हम क्या रैशनल देते हैं कि कोई टॉपिक भी हम ग्राउंडेड, every topic has been discussed in the face of the earth, मगर we want to investigate according to our contextual factors. वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। कि हम अपने पर्सपेक्टिव से, अपने बैकग्राउंड फैक्टर्स से, अपने कंटेक्चुअल फैक्टर्स के साथ इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हमारे लोगों के आईक्यू के साथ, नॉलेज के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, इकोनॉमिक स्टेटस के साथ, रिलीजन के साथ, कल्चर के साथ, लैंग्वेज के साथ, सोशल स्ट्रैटा के साथ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ, इकोनॉमी के साथ, इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड के अंदर लोगों का पर्सपेक्टिव, चाहे टॉपिक कोई भी हो, वो टॉपिक कोई भी हो, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम हमारे रिस्पॉन्डेंट्स कैसे उस चीज़ को उसको जो है उस चीज़ को सुनते हैं, कैसे उसको रिसीव करते हैं और फिर कैसे क्या उनका रिस्पॉन्स होता है, उनकी परसेप्शंस क्या है और उनके पर्सपेक्टिव उनका क्या है। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं कि जो नहीं हुई है, लेकिन ये है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाह रहे हैं। ये एक रैशनल होता है ग्राउंडेड थ्योरी का, और उसमें ये जैसे मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर रिसर्च, जो लिटरेचर रिसर्च होता है वो यूजुअली थोड़ा सा आगे जाके किया जाता है। तो ठीक हो गया, दिस इज द, ये पर्पस स्टेटमेंट की हमने बात की, और ये आपके सामने वही जो अभी आप लोगों ने बात की है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया, ये बात हमने कर ली है कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस है या मीनिंग गिवन है तो फिनोमिनोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह नैरेटिव है, और वो आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई कि 5-6 बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बच्चियाँ सब जिन्होंने, वो उनको सुन के मुझे कम से कम ये हुई तसल्ली कि उनको समझ आ गया कि आपने एक्सप्लोर और एक्सप्लेन और डिस्क्राइब कहाँ किस तरह उसको आपने लगाना है, विच इज आई रियली डोंट नो कि जो सुन रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो उनको अंडरस्टैंड हो भी पा रहा है कि नहीं, वो उसको ग्रास्प कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज दे नॉट कंट्रीब्यूटिंग एंड दे नॉट आंसरिंग। आई रियली डोंट नो। सेंट्रल फिनोमेना मैंने आपको पिछली दफ़ा बता दिया था, ये सारी एग्जाम्पल्स जिनके अंदर लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जिनके अंदर कोई शूटिंग इंसिडेंट्स है, जिनके अंदर चैलेंजेस ऑफ मेंटली चैलेंज मदर है, जिसके अंदर ये अभी जैसे आपने कहा, मरियम ने कहा कि चैलेंजेस ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिमोट एरिया, ये सब सेंट्रल फिनोमेना, जिस चीज को आपने पूरी टाइटल के अंदर एक्सप्लोर करना है वो आपका सेंट्रल फिनोमेना होता है। चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, चाहे वो परसेप्शंस रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल अभी आज एक स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी तो क्वालिटेटिव के ऊपर, पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट्स रिगार्डिंग डाउरी प्रैक्टिसेस, दैट इज अ सेंट्रल फिनोमेना। ठीक है, सो ये सारे सेंट्रल फिनोमेना जो एक्चुअली पूरे टाइटल के अंदर जिस चीज को आपने एक्सप्लोर करना, क्योंकि आपने कहा ना कि स्टडी सेटिंग है, स्टडी पॉपुलेशन है, स्टडी डिजाइन है, तो उसी के अंदर एक सेंट्रल फिनोमेना भी है कि ये स्टडी पॉपुलेशन को लेकर आप करना क्या चाह रहे हैं, जो वो करना आप चाह रहे हैं, दैट इज योर सेंट्रल फिनोमेना।
तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वो मैं कह रही थी आपको कि अब जब आप स्टडी डिजाइन पढ़ेंगे आपकी बुक के अंदर जो एक इंसिडेंस है शूटिंग का इंसिडेंस है एक यूनिवर्सिटी कैंपस में, दैट इज द सेंट्रल फिनोमेना। इसी तरह एक और ये जो आपके सामने लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ मदर्स विद स्पेशल चिल्ड्रन, ये सारे एग्जांपल्स आपको, और ये लास्ट टाइम हमने ये सब बात की हुई है, ये जस्ट रिवीजन सेंट्रल फिनोमेना। कोई प्रोसेस हो सकता है, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट है, जैसे हमने डेंटल प्रैक्टिसेस प्राइवेट प्रैक्टिसेस की बात की थी, जैसे पॉलिसी मेकिंग की अगर बात कर लें किसी टाइटल के अंदर, वो उसका सेंट्रल फिनोमेना हो सकता है, ठीक है। सो एथनोग्राफी है अगर, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स हैं तो उनको जो है वो पर्सपेक्टिव्स या परसेप्शंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स रिगार्डिंग स्टिग्मा एसोसिएटेड, लाइक फॉर एग्जांपल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद बीइंग अ ट्रांसजेंडर, तो ये स्टिग्मा जो एसोसिएटेड है, ये दिस इज अ सेंट्रल फिनोमेना, ठीक है। सो हर स्टडी डिजाइन के अंदर आपको नैरेटिव है, चाहे वो फिनोमिनोलॉजी है, चाहे ग्राउंडेड है, चाहे एथनोग्राफी है, चाहे जो भी है, उसके अंदर आपको जिस चीज को एक्चुअली आपने एक्सप्लोर करना है, दैट इज योर सेंट्रल फिनोमेना, ठीक है। ओके ये हम जो केस आगे जो स्टडी डिजाइन की सब टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह जब हम स्टडी डिजाइन के ऊपर आएंगे तो फिर वो हम उसको बात करेंगे। ये वही उसी की के पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू, वो जो आप ये सारी वही चीज है कि जो हमने पहले बात की। अब जब हम पर्पस स्टेटमेंट की बात और सेंट्रल पर्पस स्टेटमेंट और सेंट्रल फिनोमेना की बात कर लिए, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन। नाउ जैसे आपको बताया कि अगर आपको टाइटल अच्छी तरह बनाना आ गया है तो टाइटल से आपको पर्पस स्टेटमेंट निकालना मुश्किल नहीं है। उसी तरह अगर आपको टाइटल अच्छे तरीके से बनाना आ गया है अकॉर्डिंग टू द स्टडी डिजाइन, तो उसी के शुरू में आप हाउ आर, क्योंकि आपको पता है कि हम व्हाट तो कम ही कह रहे, व्हाट कह रहे होते हम, लेकिन वाई का लफ्ज कम इस्तेमाल हो रहा होता है, वाई नहीं कहते हम। व्हाट और हाउ का लफ्ज जो है ना, ये जो दो लफ्ज हैं व्हाट और हाउ, ये हम क्वालिटेटिव के क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट और हाउ। वाई का लफ्ज हम कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यही आपकी जो पर्पस स्टेटमेंट है या यही जो आपका रिसर्च टाइटल है टॉपिक, उसके शुरू में जब आप लिख देते हैं कि व्हाट आर द या हाउ आर द, जैसे वही जो अभी एक ही एग्जांपल मैं शुरू से आपके साथ डिस्कस करती आ रही हूँ कि द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ मदर्स हैविंग मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, अगर इसके शुरू में मैं लिख देती हूँ कि व्हाट आर द लिव्ड एक्सपीरियंसेस, तो ये आपका प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम प्राइमरी और सेकेंडरी क्वेश्चंस के अंदर नहीं जाते, पहले मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी वही प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपके प्री रेक्विजिट्स आपके टाइटल के अंदर है, कि उसके अंदर आपको स्टडी पॉपुलेशन भी चाहिए, स्टडी सेटिंग भी चाहिए, स्टडी डिजाइन भी चाहिए, और आपका ऑफ कोर्स उसके अंदर सेंट्रल फिनोमेना भी है। जिस चीज को आपने एक्सप्लोर करना है, जिन लोगों को करना है, जिस जगह के ऊपर करना है और जिस स्टडी डिजाइन से करना है, ये चारों चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी, तो वो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन बने। रिसर्च क्वेश्चन बहुत ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए। ब्रॉड का क्या मतलब हो गया कि उससे पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, किधर करना है, किसके ऊपर करना है और किस स्टडी डिजाइन से। और इतना नैरो भी ना हो जाए कि अगर आप कुछ और लोगों को लेना चाहें, कुछ और जो है वो किसी और सेटिंग को थोड़ा बढ़ाना चाहें, तो आप उसको, अभी मैं आपको उस एग्जांपल्स के साथ मैं भी आपको बताऊंगी कि टू नैरो का क्या मतलब और टू ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चन का क्या मतलब। लेकिन आप अपने टाइटल के शुरू में अगर व्हाट का लफ्ज या हाउ का लफ्ज लगा देते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने अपना टाइटल अच्छे तरीके से बनाया, उन सारी चीजों को जहन में रखते हुए अगर व्हाट या हाउ का लफ्ज आप अपनी रिसर्च टाइटल के शुरू में लगाते हैं, तो दैट बिकम्स योर रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन को ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। रिसर्च क्वेश्चन बनाना कंपैरेटिवली आसान होगा अगर आपका टाइटल सही बना है, क्योंकि आपके टाइटल से ही पता चलता है कि आपका स्टडी डिजाइन क्या है। और जब मैं आपको टाइटल बता रही थी तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस लिखा है या एक्सपीरियंसेस लिखा है या आपकी कोई ऐसा की टर्म इस्तेमाल हुई है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल, या जैसे आप देखें कि आपके टाइटल के अंदर कोई इस तरह की इंडिकेशन है जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है, यानी अगर हमने कोई टाइटल के अंदर ऐसी कोई चीज हमने लिखी कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट एज या फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट, तो इसका मतलब है कि टाइम चेंज हो रहा है, तो दैट इज अ डेटा कलेक्शन फॉर अ लॉन्गर का मतलब कि लॉन्गर ड्यूरेशन का डेटा कलेक्शन हुई है, तो उसका क्या मतलब हो गया कि दैट्स अ नैरेटिव रिसर्च। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम, आ रही है।
अगर लिव्ड एक्सपीरियंसेस लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सपीरियंसेस लिखा हुआ है, तो वो फिनोमिनोलॉजी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज लिखी है कि जैसे टाइमिंग चेंज हो रही है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि यंग एज से एडोलेसेंट में जा रही है, एडोलेसेंट से मिड एल्डरली तक की बात हुई है, या स्कूल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल टू यूनिवर्सिटी की बात हुई है, कुछ इस तरह की, तो आपको देखने में टाइटल में पता चल जाएगा कि ये, या रिसर्च क्वेश्चन अगर आपका इस तरह का है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि चेंज ऑफ टाइम हो रहा है इस जगह पर, या चेंज ऑफ प्लेस हो रही है, तो इसका मतलब है ये डेटा कोई थोड़ी ज्यादा देर के लिए लिया गया, ज्यादा टाइम का डेटा कलेक्ट किया गया है रिस्पोंडेंट से एक ही दफा बैठ के, लेकिन उसकी जिंदगी का डेटा ज्यादा देर का कलेक्ट किया गया है, तो ये नैरेटिव रिसर्च है। इसी तरह अगर किसी एक, अगर कोई आपको एक इंसिडेंस ही ऐसा नजर आता है जो कि अनयूजुअल है,